आदित्य ने शेर को पकड़कर बुरी तरह से खंडर की दीवार पर दे मारा। अचानक वो शेर राक्षस में परिवर्तित हो गया और उसके शरीर में आग लग गई। अजीब बात है, मेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि मैंने एक शेर को उठाकर खंडर की दीवार पर दे मारा। अवश्य ही ये शक्ति मुझे उस विचित्र नगरी के राजा ने दी है, जो मुझे दिखाई नहीं दी थी परंतु मैंने महसूस की थी। अचानक उस नगर में रोशनी फैल गई और वो सलाखें गायब हो गई। सलाखों के अंदर मौजूद व्यक्ति तुरंत बाहर आकर खुश होते हुए आदित्य से बोला, मैं इस विचित्र नगरी का राजा हूँ। वर्षों से ये दानव शेर की शक्ल में यहाँ मुझ पर नजर रखे हुए था। तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ दूंगा। वो शक्तियाँ तुम्हें दिखाई नहीं देंगी परंतु तुम उसे महसूस करोगे। जादूगर से मुकाबला करने के लिए वो शक्तियाँ तुम्हारे बहुत काम आएंगी। तुम्हें उस जादूगर का मुकाबला करने के लिए उस वृक्ष के उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। आदित्य इससे पहले उस व्यक्ति से कुछ पूछता, परंतु अचानक उस व्यक्ति की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और आदित्य अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगा। अगले ही पल आदित्य ने अपने आप को फिर से उसी वृक्ष पर पाया। आदित्य तुरंत उत्तर की ओर जाने वाली डाली के ऊपर चलने लगा। अगले ही पल आदित्य को चक्कर आ गए और उसने अपने आप को उसी किले के अंदर मौजूद पाया जिस किले को वो अपने सपने में देखता था। तभी आदित्य के कानों में एक स्त्री के रोने की आवाज टकराई। आदित्य उस आवाज की दिशा की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वो उन सलाखों के सामने खड़ा हुआ था जहाँ पर एक सुंदर स्त्री रो रही थी। आदित्य को देखकर वो अचानक चुप हो गई। आदित्य उस स्त्री को आश्चर्य से देखने लगा। तुम तो वही हो जिसे मैं अक्सर अपने सपने में देखता हूँ। मेरा नाम चंद्रलेखा है। जब मैं छोटी थी तब मेरे महल के राजगुरु ने मुझे एक ऐसी विद्या सिखाई थी जिससे मैं मुसीबत में उस व्यक्ति से मदद मांग सकती हूँ जो व्यक्ति वीर हो और दूसरों की सहायता करने वाला हो। मैं इस विद्या का उपयोग कर रही थी। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मैं ही तुमसे अपनी विद्या के सहारे मदद मांग रही थी। आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने कैद किया है? मैं केशव नगर राज्य के राजा विक्रम की पुत्री हूँ। हमारे राज्य में कुछ वर्षों पहले एक जादूगर आया जो हमारे राज्य के निर्दोष लोगों की बलि चढ़ा रहा था। जब ये बात मेरे पिता को पता चली तब उन्होंने जादूगर को अपमानित करके राज्य से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जादूगर बदला लेने के इरादे से मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ पर ले आया। कुछ दिन तक तो मैं यही समझती रही कि मैं धरती लोक में किसी किले में कैद हूँ, परंतु कुछ समय बाद मुझे एहसास हो गया कि ये मेरी दुनिया की नगरी नहीं बल्कि किसी और दुनिया की विचित्र नगरी है जहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं। चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ एक व्यक्ति प्रकट हो गया जो आदित्य को घूरते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? मैं एक जादूगर हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम तो इंसान हो और इस नगर में इंसान नहीं रहते, तो तुम यहाँ पर कैसे आए? ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं इस सुंदर स्त्री को तुम्हारी कैद से आजाद करवाने आया हूँ। ये सुनकर जादूगर जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? तुम शायद मुझे जानते नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली जादूगर हूँ। जरूर तुम उस विचित्र पेड़ के पास से आए होगे और उस विचित्र पेड़ की डाली पर चढ़ गए होगे जिससे तुम यहाँ पर आ गए, मगर तुम नहीं जानते कि उस विचित्र पेड़ पर पूरब और पश्चिम की ओर 2 डालियां और जाती हैं, जहाँ पर 2 और विचित्र नगरी हैं। मैंने उन विचित्र नगरी के लोगों का भी जीना हराम कर रखा है। ये सुनकर आदित्य सब कुछ समझ गया और मुस्कुराते हुए जादूगर से बोला, मैं सबसे पहले पूरब की ओर जाने वाली डाली पर गया था और एक विचित्र नगरी में पहुंच गया। वहां के राजा को तुमने अपनी जादू की शक्ति से मगरमच्छ बना दिया था। मैंने उसे आजाद करवाया और उसने मुझे शक्ति दी। उसके बाद मैं उस घने वृक्ष की पश्चिम की ओर जाने वाली डाली की ओर गया। मैं उस डाली के रास्ते एक विचित्र नगरी में पहुंच गया जहां पर अंधेरा था। उस नगरी के राजा को तुमने अपनी जादू की शक्ति से कैद किया था और अपने साथी राक्षस को एक दानव के रूप में वहां पर बिठा रखा था। मैंने तुम्हारे साथी राक्षस के रूप में शेर को खंडर की दीवार पर पटक दिया और तुम्हारा वो राक्षस जलकर राख हो गया। उस नगरी के राजा ने भी मुझे शक्ति दी। उसके बाद मैं सीधे तुम्हारे पास आया हूँ।
ये सुनकर जादूगर क्रोधित होते हुए बोला। इसका मतलब उन दोनों विचित्र नगर के राजा ये समझते हैं कि वो अपनी शक्ति एक मनुष्य को देकर मुझे खत्म कर सकते हैं। देखो, मैं वहां पर इत्तेफाक से पहुंचा था और ना ही मैंने उनसे कोई शक्ति मांगी थी। मैं तो ये तक नहीं जानता कि मेरा सामना तुमसे होगा। मैं तो बस इस सुंदर स्त्री को आजाद कराने की नीयत से और अपने सपने के रहस्य को जानने के लिए उस वृक्ष पर चढ़ा था। अगर वो दोनों डालियों की वजह से मुझे शक्ति नहीं मिलती, तब भी मैं अपनी वीरता के बल पर तुमसे मुकाबला करता। ये सुनकर जादूगर पूरी तरह से आक्रोशित हो गया। अचानक वो अपना हाथ आड़ी टेढ़ी दिशाओं में घुमाने लगा। तभी अचानक आदित्य की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर जादूगर के शरीर पर पड़ने लगी। अगले ही पल जादूगर के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। उसके राख होते ही चंद्रलेखा जिन लोहे की सलाखों के अंदर बंद थी, वो लोहे की सलाखें गायब हो गई और वो आजाद होकर दौड़ती हुई बाहर निकल आई। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ उस विचित्र नगरी के 2 राजा प्रकट हो गए। हमें विश्वास था कि हमारी मदद करने के लिए एक न एक दिन कोई मनुष्य जरूर आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी शक्ति दी। दरअसल वो जादूगर बहुत ही महत्वाकांक्षी जादूगर था, जो वृक्ष के ऊपर स्थित विचित्र नगरियों के ऊपर कब्जा करके अपना शासन करना चाहता था। पहले उसने अपनी जादू की शक्ति के जोर पर पेड़ के ऊपर स्थित 2 विचित्र नगरों पर कब्जा करना चाहा, मगर वहां के राजा ने, यानी कि हम दोनों ने इनकार कर दिया और उसके बदले की भावना ने एक राजा को मगरमच्छ में परिवर्तित कर दिया और दूसरे राजा को सलाखों में बंद कर दिया और उस नगर में अंधेरा फैला दिया। तुम जिस किले में खड़े हो वो भी एक विचित्र नगरी है। यहाँ के राजा ने हार मान ली और उस जादूगर ने इस विचित्र नगरी के सारे नागरिकों को मारकर उनकी बलि ले ली, क्योंकि वो अमर होना चाहता था। अगर वो तीनों विचित्र नगर के नागरिकों की बलि लेने में कामयाब हो जाता तो उसके बाद वो अमर होकर पृथ्वी लोक में जाकर तबाही मचा देता, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। अब तुम राजकुमारी चंद्रलेखा को यहाँ से लेकर जा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया की नगरी नहीं है। अचानक चंद्रलेखा और आदित्य ने अपने आप को उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ पाया। आदित्य तुरंत चंद्रलेखा को गंगाताई के पास लेकर पहुँच गया। गंगाताई रहस्यमय अंदाज में आदित्य से बोली, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा सपना बहुत ही विचित्र सपना है। कभी कभी हमारे सपने हमसे बड़े बड़े कार्य करवाते हैं। आदित्य, अब तुम राजकुमारी चंद्रलेखा को उनके पिता के पास सौंपाओ। आदित्य ने ठीक वैसा ही किया। आदित्य चंद्रलेखा को लेकर राजा विक्रम के पास पहुंच गया। राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पिता को आदित्य की सारी बहादुरी बताने लगी। राजा विक्रम आदित्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो हार मान ली थी। मुझे लगा था मैं अपनी पुत्री को दोबारा जीवन में कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मेरी पुत्री वापस मिल गई। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा और मैं तुम्हें अपने राज्य का राजा बनाने की घोषणा करता हूँ। आदित्य का विवाह राजकुमारी चंद्रलेखा से संपन्न हो गया और आदित्य राजा बन गया।